हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोगों ने बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज में चल रहे थे। तो फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है आप लोग के सामने। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज लेकर के मैं फिर से एक बार आप लोग के सामने हाजिर हूँ। देखिए, ये जो ईसीएम है, ईसीएम का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो। जो फोर्थ सेम के हैं वो तो देखें ही, इसके साथ साथ ये और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह ये सब की तैयारी करते हैं वो भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अनुसार इसका आप आनंद भी उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सारे लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स के तो कहना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो भाई ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे, तो 2017 ईयर के ग्रुप ए का सॉल्यूशन करेंगे। 2017 ईयर का ईसीएम का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल का क्या करेंगे, तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ग्रुप ए क्वेश्चंस का। कितना, तो ग्रुप ए का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या होता है, तो ग्रुप ए में हमारा 20 क्वेश्चंस होता है, 1 नंबर का 20 हमारा, तो ये हो जाएगा 1 नंबर के 20 क्वेश्चंस। तो ये देखिए 1 से 20 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग को अब ये समझ में आ गया कि आप लोगों को क्या इस वीडियो में मिलने वाला है, क्या आप लोग को इस लाइव वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने सारे भी लाइव हैं वो कमेंट करके बताइए कि आप कौन से कॉलेज से हैं और मतलब आप कितना इफेक्टिव हैं इसको जानने के लिए, ये कमेंट करके बताइए। और साथ साथ इस लिंक को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर लीजिए, अपने सारे जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो देखिए ग्रुप ए में जो आपका क्वेश्चंस है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल का, तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चंस है वो आपके स्क्रीन पे है। देखिए आपका जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट क्वेश्चंस है और ये आपका स्क्रीन पे है। कह रहा है डाई इलेक्ट्रिक हैब, क्वेश्चंस क्या है, डाई इलेक्ट्रिक हैब। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए फ्यू इलेक्ट्रॉन, ये फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। बी में है क्या, तो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन। सी में क्या है, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और डी में क्या है, तो नन ऑफ दीज, डी में क्या है, नन ऑफ दीज। तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। सर इंक नहीं है, कोई मार्कर दीजिए इंक वाला। तो ये हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है ये आप लोग बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। क्वेश्चंस में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है डाई इलेक्ट्रिक हैब, उसका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आइए अब हम लोग इस ऑप्शन को समझते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या होते हैं, 3 तरह के मटेरियल को पढ़ते हैं। एक हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, एक होता है हमारा क्या, कंडक्टर होता है, एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और ये कंडक्टर क्या होता है और उससे रिलेशन किसका है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारी बातें हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव सेशन है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही समझेंगे, आप लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव भी मैं डील कर रहा हूं। अगर ध्यान दोगे तो ये बातें आपको समझ में आएगी, ये सारी बातें आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर। एक और क्या होता है कमेंट करके बताइए। तो एक और होता है सर इंसुलेटर, INSU,
लेटर, इंसुलेटर, ये हो गया 3 तरह का मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपेयर करके इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने वाला कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने होते हैं, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कितने होते हैं, और इंसुलेटर में होते हैं तो कितने होते हैं, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका रोल क्या होता है हमारे कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने का। तो क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो किसके कारण से होता है, तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। कहने का मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का कंडक्शन हो रहा है तो वो किसके कारण से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण से, और वो इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ नाम मात्र के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये यहाँ पे दिया हुआ है मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक में दिया हुआ है नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो समझिएगा इन बातों को। कंडक्टर है तो कंडक्टर क्या होगा, करंट को कंडक्शन करेगा, करंट का कंडक्शन ज्यादा करेगा। तो ज्यादा क्यों करेगा, क्योंकि इसमें करंट का कंडक्शन किसके द्वारा होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। कंडक्टर है, करंट का कंडक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मोर देन होंगे। तो देखिए यहाँ पे मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो कंडक्टर में होगा। समझिएगा इन बातों को, समझिएगा। अब कह रहा है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, तो इंसुलेटर होता है कि जिससे करंट का कंडक्शन ना हो। करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। नो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको, तो इंसुलेटर का। इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, करंट का कंडक्शन नहीं होगा। अब करंट का कंडक्शन नहीं होगा तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को, तो समझ में आ रहा है तो एक थंब का इंप्रेशन दीजिए और ये कमेंट करके बताइए कि सेमीकंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन 2 तरह से होता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइपोलर भी कहते हैं। बाइपोलर, बाइपोलर कहने का मतलब इसमें करंट का कंडक्शन के लिए 2 पार्ट्स हैं जो कि भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है होल्स। होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर के इसमें करंट का कंडक्शन कराते हैं, जिसके कारण से सेमीकंडक्टर क्या होता है, बाइपोलर होता है। जबकि कंडक्टर क्या होता है, यूनिपोलर होता है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर में करंट का कंडक्शन केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है, इसलिए कंडक्टर को हम लोग यूनिपोलर भी कहते हैं और सेमीकंडक्टर को बाइपोलर भी कहते हैं। पढ़िएगा डिटेल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप लोग को आएगा कि यूजेटी जो होता है वो क्या होता है, यूनिपोलर होता है। क्यों, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि बाइपोलर इसको कहते हैं क्यों है, इसको यूनिपोलर क्यों कहते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना था। जैसे आप लोग एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में, एडवांस डिवाइस एंड सर्किट में आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे। तो यहां से हम लोग को ये जो 4 ऑप्शंस मिले, इसमें हम लोगों को क्या मिला, ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें बहुत कम मात्रा में करंट का कंडक्शन होता है, और वो किसके कारण से होता है, तो फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से और होल्स के कारण से। तो फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, तो सेमीकंडक्टर में होंगे। इसको शॉर्ट में हम एससी ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में था हमारा डाइइलेक्ट्रिक हैब्स। तो डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, कैपेसिटर। क्या पढ़े थे, कैपेसिटर। कैपेसिटर में ही डाइइलेक्ट्रिक का यूज हो रहा था। क्या हो रहा था, 2 मेटल हो रहा था और इसका जो बीच का जो मटेरियल हो रहा था वो क्या हो रहा था, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता था। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, लाइक एज ए इंसुलेटर की तरह होता है। किसके तरह होता है, इंसुलेटर की तरह होता है। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, माइका हो गया,
आपका एयर हो गया, एयर कैपेसिटर हो गया, माइका कैपेसिटर हो गया, पेपर कैपेसिटर हो गया। तो यहाँ पे पेपर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एयर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। हमने बताया था आप लोग को, कैपेसिटर पढ़ाया था। तो इंसुलेटर है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो किसके तरह वर्क कर रहा है, तो इंसुलेटर के तरह। तो इंसुलेटर में क्या होता है, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी, डाइलेक्ट्रिक हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन तो एक था, क्वेश्चन तो हमारा एक था, क्वेश्चन तो हमारा एक था, लेकिन इसमें हम लोगों ने देखा कितना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ने जाना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जाना। तो इस तरह से आप लोग को क्या कितना अच्छा लगा, ये बातें आपको बताइए। क्या आप लोग ये सबसे वाकिफ थे, पहले से जान रहे थे, या जो जान रहे थे वो भूल गए थे? तो आप लोग को ये याद दिला दिया मैंने। तो जिन्होंने भी क्लास किया था, जो भी क्लास कर रहे हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे, अभी भी क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें भी ये सारी बातें आप लोग को बताई जा रही है। और जो भी बताया जा रहा है इसी तरह से कॉन्सेप्ट के आधार पे जो क्रैश कोर्स में होंगे वो इसका जवाब तुरंत दे देंगे, क्योंकि मैंने डाइलेक्ट्रिक के बारे में कैपेसिटर वाले यूनिट में, यूनिट 2 में बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया है, बताया है कि कैसे क्या होता है। तो आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए कि इंसुलेटर जो होता है वो कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इंसुलेटर कौन सा कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप लोग के टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे। सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे लास्ट में इसका जवाब दूंगा कि इंसुलेटर कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन स्टैंड बाय पे रखा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका जवाब मैं कुछ देर बाद बताऊंगा सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। तो ये रहा आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या है, तो फॉर ए डीसी सिग्नल द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है इनफाइनाइट, समझिएगा इन बातों को। बी में दिया हुआ है 0, सी में दिया हुआ है मॉडरेट, और डी में दिया हुआ है इन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ये रहा आपका 4 ऑप्शन। क्वेश्चंस क्या है, तो फॉर डीसी सिग्नल द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो चलिए आइए अभी हम लोग जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और एक एक्सेल से होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो चलिए आइए जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सेल बराबर 2πfL होता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/2πfC होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे C क्या है और L क्या है, इस फॉर्मूला में ये C क्या है और ये L क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये C और L का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोगों को मैंने कैपेसिटर पढ़ाया था, तो वहां पे ये बताया था कि कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट का वर्क करता है या ओपन सर्किट का वर्क करता है, ये मैंने समझाया था। इंडक्टर जब पढ़ाया था, इंडक्शन कॉइल बता रहा था, तो वहां पे भी मैंने बताया था कि जो इंडक्टर है वो डीसी या एसी के लिए शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करता है या फिर ओपन सर्किट का बिहेव करता है। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और ये एक्सेल और एक्सी पे डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस कितना है डीसी और एसी के लिए, इस पे डिपेंड करता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ये आपके स्क्रीन पे है, क्या है, फॉर ए डीसी सिग्नल द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए मैं इन बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इन बातों को रिपीट कर रहा हूं। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखिए आइए समझते हैं डीसी और एसी क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एसी सिग्नल क्या होता है और डीसी सिग्नल क्या होता है। एसी और ये हो गया डीसी। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट, एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट। आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। आप लोग 10th जब पढ़ रहे होंगे तो इसको आप लोगों ने बेसिक से जाना भी होगा।
प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में। तो ये जो होता है ये प्रत्यावर्ती धारा एसी हो गया, दिष्ट धारा हो गया, डायरेक्ट करंट जिसको कहते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो यही है कैपेसिटर और इंडक्टर, दो एलिमेंट है जो कि पैसिव एलिमेंट है कैपेसिटर, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों पैसिव एलिमेंट आते हैं और दोनों स्टोरेज होते हैं। कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोरेज करता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोरेज करता है। तो इंडक्टर है जो मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोरेज करता है, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोरेज करता है। एनर्जी कितना स्टोर करेगा, तो इसका भी फॉर्मूला है 1/2 Li²। कैपेसिटर है तो 1/2 CV², और इंडक्टर के लिए 1/2 Li², CV² और Li²। इतना फॉर्म इसमें कैपेसिटर क्या है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है किसके फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, और कितना वैल्यू एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो 1/2 CV²। इंडक्टर क्या है, मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर कर रहा है, और ये कितना स्टोर कर रहा है, तो 1/2 Li²। ये सारे फॉर्मूले जो है प्रूव करने के आप लोग क्या आता है, एक फार्मूला प्रूव करने के लिए मैंने बताया भी है उसमें। तो ये 4 या 6 नंबर में आपके पूछे जाते हैं, और ये हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए ये जानते हैं हम लोग क्या, तो हम लोग जानते हैं कि ये कैसे कैपेसिटिव है, कैसे इंडक्टिव है, और ये कैसे एसी के लिए ओपन सर्किट होता है और कैसे क्लोज सर्किट होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कैपेसिटर का जो दिया हुआ है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये दिया हुआ है XC, कितना है XC। देखिए डीसी में, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है, हम लोग जान रहे हैं। एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो एसी का फ्रीक्वेंसी जो हमारा डोमेस्टिक हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हमारे घरों में जो लाइट आ रहा है इसमें कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो एसी का फ्रीक्वेंसी हमको पता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी पता है। इसी फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डीसी के लिए कैसा वर्क कर रहा है, शॉर्ट सर्किट का या फिर ओपन सर्किट का, या फिर इंडक्टर जो है वो डीसी या एसी के लिए शॉर्ट सर्किट का वर्क कर रहा है या ओपन सर्किट का। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक्सी का वैल्यू क्या है, रिएक्टिव। कैपेसिटर के लिए हम लोग देखें तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको हम लोग चेक करते हैं एसी के लिए और डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है एसी के लिए, 4AC अगर हम इसको चेक करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/2 पाई C है, कैपेसिटेंस है। F का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, F का वैल्यू AC के लिए अगर हम पुट करते हैं तो AC का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है 50 हर्ट्ज, ये 50 हो जाएगा। देखिए अगर किसी बड़ा अंक से अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू जो होगा, रिजल्टेंट जो आएगा XC का वैल्यू वो वेरी स्मॉल आएगा। क्या आएगा, वेरी स्मॉल आएगा। जब ये वेरी XC का वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा तो क्या होगा, XC क्या है, ये जो ये वैल्यू जो है वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो इससे करंट का कंडक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब कैपेसिटर जो है वो एसी के लिए क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट का बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट का बिहेव कर रहा है। शॉर्ट सर्किट क्यों, क्योंकि इससे करंट का कंडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो हो गया तो करंट का कंडक्शन होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कह दे रहे हैं। किसके लिए, एसी के लिए। किसके लिए, एसी के लिए। क्यों, क्योंकि जब हम 50 हर्ट्ज रखे तब देख रहे हैं तो ये एसी के लिए कैपेसिटर जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। डीसी के लिए कैसा बिहेव कर रहा है देखते हैं। तो डीसी के लिए देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0, डीसी का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0, और 0 से किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, तो इनफाइनाइट आता है। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इनफाइनाइट, तो रिजल्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इससे करंट का कंडक्शन होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसको हम लिख देंगे ओपन सर्किट। तो ये हो गया कैपेसिटर, एसी के लिए शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन सर्किट। कैसे, तो एफ का वैल्यू पुट किए, 50 पुट किए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम आया तो एसी के लिए शॉर्ट सर्किट। कहने का मतलब उस दौरान करंट का कंडक्शन होगा।
एफ का वैल्यू 0 हो गया डीसी के लिए, तो 0 हो गया, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से किसी में डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। एक्सी का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो ये कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इससे करंट का कंडक्शन नहीं होगा। करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया, तो ये हो गया ओपन सर्किट। सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखकर एक्सेल के लिए चेक करेंगे। एक्सेल के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो चलिए आइए एसी का वैल्यू, जब हम यहाँ एफ का वैल्यू एसी के लिए कितना होता है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज रखेंगे तो एक्सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो इसके लिए एसी के लिए ये कैसा बिहेव करेगा, एसी के लिए हमको एक्सेल का वैल्यू क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो करंट का कंडक्शन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और डीसी के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए डीसी का वैल्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी का 0, तो इसका ओवरऑल एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, किसी में संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। एक्सेल का जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा, तो करंट का कंडक्शन होगा, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की तरह डीसी के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था, जो यही पूछा गया था एक्सेल के लिए पूछा गया था कि फॉर ए डीसी सिग्नल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, फॉर ए डीसी सिग्नल द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देख रहे हैं डीसी के लिए जब एफ का वैल्यू 0 बैठेगा तो ये एक्सेल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से समझिए, मैंने आपको इन चीजों में बहुत सारी बातें बताएं, जैसे ये हो गया, ये एनर्जी स्टोर कर रहा है किस फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फॉर्म में, ये कैपेसिटर किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। डीसी का एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एसी का 50 हर्ट्ज, डीसी का 0 हर्ट्ज, ये सारा क्या है आपका वीवीआई पॉइंट्स है, ये सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एक्सी कैपेसिटर एसी में कैसा वर्क करता है, तो शॉर्ट सर्किट, डीसी के लिए कैपेसिटर कैसा वर्क करता है, तो ओपन सर्किट की तरह। कैसे करता है ये भी मैंने पुट करके वैल्यू बताया। ये सारे पॉइंट्स जो है ये क्या है आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन नहीं सोल्व कराया, आपको ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका सोल्व करा दिया। तो ये आपको थियोरेटिकल में भी ये सारे प्रूव करने के लिए आते हैं, आपको लिखने के लिए आएगा, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये भी प्रूव करने के लिए 4 या 6 नंबर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे तो मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चंस यहाँ से ये दोनों फार्मूला प्रूव कराने के लिए आता है, ये मैंने आप लोग को बताया भी है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक थंब जरूर दीजिए और इसको लाइक जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ सके और इसका फायदा उठा सके। तो इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था कि इंसुलेटर किस तरह का टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये मैंने क्वेश्चंस दिया था। तो इंसुलेटर कैसा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, जबकि कंडक्टर क्या होता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये हो गया इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, दोनों हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जबकि कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रिपीट किया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, चाहे इसी में मिल जाए। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए है आपके स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, तो आपका सेमीकंडक्टर से है। कह रहा है कि जो एसआई है, कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग सेमीकंडक्टर है 0.7 वोल्ट पोटेंशियल। तो सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, मेनली रूप से जनरली रूप से दो तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट में। तो वो क्या है, तो एक सिलिकॉन है और एक क्या है, जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ये दो क्वेश्चंस है जो कि आपको बार बार रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 3 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आइए 4 नंबर पे आते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये डायरेक्ट है, याद करने का है, तो इसको याद रखिएगा।
सिलिकॉन का ज्यादा होता है, जर्मेनियम का कम होता है। सिलिकॉन का कितना होता है तो 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का कितना होता है तो 0.3 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज गिवन बाय। तो इसका भी क्या है, फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है तो 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 हेनरी मीटर के पावर -1। तो हेनरी पर मीटर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को कहीं पे आपको ऐसे भी लिख देगा, हेनरी पर मीटर ऐसे भी लिख देगा। तो इसको आप लोग समझिएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर भी लिख देगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख देगा। तो दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व कर लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। फिर से क्वेश्चंस कह रहा है कि द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ हाईएस्ट इन केस ऑफ ए। कह रहा है कि किस केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पे आप समझना है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप होता क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता क्या है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों को एनर्जी बैंड डायग्राम में बताया गया होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में होता है, एक होता है आपका वैलेंस बैंड, एक होता है क्या, वैलेंस बैंड, एक होता है क्या, वैलेंस बैंड, एक होता है आपका क्या, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसको शॉर्ट में हम लोग सीबी भी कहते हैं और इसको हम लोग वीबी भी कहते हैं, वैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। समझिएगा, इन बातों को समझिएगा। मार्कर नहीं चल रहा है सर, सारा मार्कर फैन से सूख जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कंडक्शन बैंड क्या होता है ये समझिए। कंडक्शन बैंड होता है कि जिस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, जिस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका नाम कंडक्शन बैंड क्यों रखा गया ये समझिए। कंडक्शन, कैरियन का कंडक्शन किसके कारण से होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होते हैं। तो जिस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये हमेशा कहां होगा तो ऊपर होगा, और वैलेंस बैंड नीचे होगा। वैलेंस बैंड किसको कहते हैं तो लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। इन्हीं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है, गैप होता है, और इसी गैप को कहते हैं क्या, फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी गैप को क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इस वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को यहां से निकल करके और कंडक्शन बैंड में जाने में जितना एनर्जी लगता है उसी एनर्जी को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। समझिए इन बातों को। फॉरबिडन एनर्जी गैप किसको कहते हैं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। और फॉरबिडन एनर्जी क्या कहलाता है तो जितना इस वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके इस कंडक्शन बैंड में जाने में जितना उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी हो रहा है उस एनर्जी को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। तो फॉरबिडन एनर्जी समझ गए, फॉरबिडन एनर्जी गैप समझ गए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन था क्या, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, और बी में दिया हुआ है सेमीकंडक्टर, सी में दिया हुआ है कंडक्टर, और डी में दिया हुआ है इंसुलेटर। समझिएगा इन बातों को, समझिए। अब इस फॉरबिडन एनर्जी गैप का थ्योरी समझिए। हमारे पास जनरली रूप से ये 3 ऑप्शन आते हैं, एक सेमीकंडक्टर का, एक कंडक्टर का, एक इंसुलेटर का। अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया था तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है इसके बारे में बताया था। तो समझिएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब कि बहुत ही कम किसके लिए होता है, बहुत ही कम कंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टर के केस में क्या होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कहने का मतलब कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा सीबी हो जाएगा और ये हो जाएगा वीबी हो जाएगा, एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर के केस में क्या हो गया, 0। यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में कोई गैप है,
कमेंट कीजिए, इन दोनों के बीच में कोई फोरबिडन एनर्जी गैप है? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया। तो इस कंडीशन में कंडक्टर के लिए ये 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। अब है इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में ये जो है ये सबसे ज्यादा होता है, लगभग कितना, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ये बहुत ही कम, जैसे कि बहुत ही कम कहने का मतलब बहुत ही कम होते हैं, कहने का मतलब है बहुत कम, लगभग 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में होते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है, क्या क्वेश्चंस में दिया गया है कि द फोरबिडन एनर्जी गैप इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, तो ये हो जाएगा क्या, इंसुलेटर के केस में। इंसुलेटर के केस में ये ज्यादा होते हैं, कितना, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा इंसुलेटर के केस में। तो ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर क्वेश्चन का सही हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 5 था क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो जाएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में फोरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम किस में, तो कंडक्टर के केस में, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। और बीच में होगा तो किस में, तो ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, तो इसका ऑप्शन है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, तो ये आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में है जूल, और सी में है अर्ग, और डी में है कैलोरी। समझिएगा इन बातों को। देखिए वर्क फंक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, तो एनर्जी का। एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलेगा वर्क फंक्शन का यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर पूछे वर्क फंक्शन का यूनिट क्या है, तो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से ये होता है क्या, तो ये क्या है, तो एनर्जी का ही यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जूल आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है, अर्ग समझ रहे हैं, और कैलोरी समझ रहे हैं, ये सारे भी यूनिट्स हैं, ऊर्जा के ही यूनिट्स हैं। लेकिन इन सारों का इससे रिलेशन नहीं है, वर्क फंक्शन से कोई रिलेशन है। तो वर्क फंक्शन किससे रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस देखे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी सारे स्टूडेंट जुड़ सके। तो मैं एक बात यही कहना चाहता हूं कि जो भी मेरा सेशंस होगा इसी तरह से होगा, पूरा डिस्क्राइब करके होगा, चाहे वो सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, 4th सेमेस्टर के हो, या 6th सेमेस्टर के हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव उसके थ्योरी इंटरनल बेसिक समझना चाहते हैं, तो इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के साथ साथ अपना रिप्लाई, अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक ही इस सेशन को आगे बढ़ा सकता है। अगर आप सपोर्ट करोगे तब मैं इस तरह से आप लोग को आगे बढ़ाता चलूंगा, नहीं सपोर्ट करोगे तो मेरी कोई बात जिम्मेवारी नहीं है। आपका एग्जाम है, आप एग्जाम दो, आप अपना करो, कैसे भी करोगे आप समझो। लेकिन आप अगर हमारे साथ रहोगे तो हम भी आपका साथ जरूर निभाएंगे। तो एक बार फिर से द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए एक थंब, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर मुझे ये अच्छा लग रहा है, इस तरह से हमको चाहिए, इस तरह में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इस क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आज का लाइव सेशन यहीं पे समाप्त होता है।